नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का, और उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे पीएफआई पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। लेकिन चिंताएं बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारियां और हिरासत में लेने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, जितनी बड़ी संख्या में पीएफआई के सक्रिय लोग यहां मिल रहे हैं, वो चिंताओं को बढ़ाने वाला है। यूपी में 26 ठिकानों पर छापेमारी हुई, 57 लोगों को पकड़ा गया। सवाल ये है कि ये फाइनल कार्रवाई है या भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुपे हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं। पीएफआई पर एनआईए का आखिरी प्रहार। देश में आतंक के कहां था। दिल्ली से लेकर पश्चिमी यूपी तक, मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक, पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ था। हर साजिश का होगा खुलासा। टेरर फंडिंग का एक्शन प्लान। एनआईए ने किया काम तमाम। टेरर प्लान पर एनआईए का कड़ा संदेश। उत्तर मांगे प्रदेश और यूपी में आज पीएफआई पर हुई एनआईए की रेड पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा है, सुनवाते हैं। पीएफआई एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर कारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। इस रेड के उपरांत मौके पे बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो देखिए, ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, लेकिन क्या अपडेट मिल रहा है जानना जरूरी है। हम सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से अविनाश, हमारी सहयोगी, और शक्ति गाजियाबाद जुड़ रहे हैं। सनुज हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आ रहे हैं, क्या अभी तक की ओवरऑल जानकारी निकलकर सामने आ रही है पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर, हिरासत को लेकर? देखिए उद्देश्य अगर बात करें तो अभी ओवरऑल 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूरे देश भर में से, और कई लोगों को इसमें हिरासत में भी रखा गया, जिनसे कि पूछताछ अभी भी चल रही है। अगर बात करें तो 22 सितंबर को भी ऐसी ही एनआईए ने रेड की थी पीएफआई के ऊपर। उस वक्त अगर बात करें तो कुल 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पूरे देश भर से, और आज भी अगर बात करें तो 100 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है पूरे देश भर से। अगर बात करें तो आज 8 राज्यों में ये छापेमारी चल रही है। जो 22 तारीख को गिरफ्तारियां हुई थी, वो अगर बात करें तो पीएफआई के जो तमाम सारे मददगार हैं वो लोग थे, और आज जो छापेमारी चल रही है वो जो मददगार गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी जो लोग मदद करते थे, चाहे वो फंडिंग की बात हो, चाहे फिर अगर बात करें तो जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट वगैरह होता था, या फिर चाहे जिस तरीके से जो विरोधी काम होते थे, देश विरोधी काम होते थे, उसमें जो लोग संलिप्त रहते थे, उनके खिलाफ आज ये कार्यवाही चल रही है। जिसमें अगर बात की तो उत्तर प्रदेश का मेरठ शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, बुलंदशहर है, लखनऊ है, वो तमाम सारे स्थान है जहाँ पे एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। आज की अगर कार्रवाई की बात करें तो आज भी लगातार गृह मंत्रालय इस पूरी कार्रवाई को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहा है कि किस तरीके से एनआईए की ये कार्रवाई चल रही है। खुद एनआईए की डीजी लगातार इस पूरे अगर बात करें छापेमारी को लेकर के, पूरे हिरासत में जो लोग गिरफ्तार किए रहे हैं उन तमाम सारी चीजों को लेकर के अपडेट रख रहे हैं। गृह सचिव भी पूरी तरीके से अपडेट रख रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय का यह मानना है कि जिस तरीके से पीएफआई देश विरोधी काम करती है, और पीएफआई के कई सारे अकाउंट्स में खाड़ी देशों से, कुवैत से, अरब से पैसे आते हैं, और इसके अलावा उन पैसों का इस्तेमाल देश में आंतरिक जो मजबूती, आंतरिक जो सामाजिक संगठन है, इसको कमजोर करने की कोशिश करना होता है। तो लिहाजा इसको बैन करने की ओर
ओर भी गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं विचार कर रहा है, और जब तमाम सारे साक्ष्य एकत्रित हो जाएंगे तो गृह मंत्रालय इसको बैन कर सकता है, क्योंकि काफी पहले से गृह मंत्रालय पीएफआई पर नजर रख रहा है और पीएफआई की गतिविधियों को लगातार बिल्कुल, और मांग उठने भी लगी है। अविनाश, बार काउंसिल ने मांग की है और निश्चित तौर से जब इतने बड़े स्तर पर छापेमारी हुई है और सबूत मिलेंगे, तार जुड़ेंगे, तो बैन की राह आसान होगी। सनुज पे हमारे साथ जुड़े मेरठ से। सनुज, आप जिस इलाके में खड़े हैं और आसपास का जो इलाका है बेहद संवेदनशील माना जाता है और इस तरीके की गतिविधियां करने वाले उस तरफ पाए जाते रहे हैं, पकड़े जाते रहे हैं। क्या अपडेट आया उस क्षेत्र से और वहां पर क्या स्थिति रही? हाँ, देखिए, अगर मेरठ की बात करूं या मेरठ के आसपास के अगर मैं ज़िलों की बात करूं या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो पीएफआई के सदस्य हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। उनसे जो तमाम पूछताछें वो यहां पर की जा रही हैं। और अगर मैं पास के ज़िले बुलंदशहर की बात कर लेता हूं तो अब्दुल खालिद अंसारी है। 3 महीने पहले ये बात निकल कर सामने आ रही है कि पीएफआई से इस्तीफा दे दिया था। एक वहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी वो चला रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ में कई सुराग लगे हैं। इसी के साथ यदि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2 दर्जन से ज्यादा जो पीएफआई के सदस्य हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ में तमाम अहम सुराग हाथ लगे हैं। और अगर एक और अपडेट की बात करूं तो वो ये है कि मेरठ का जागृति विहार इलाका पड़ता है, वहां पर एक जो फ्लैट था उस फ्लैट से कुछ ऐसे पोस्टर्स, जो भड़काऊ पोस्टर्स हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पीएफआई ने अपनी जो जड़ें हैं वो बेहद मजबूत कर ली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इनके मंसूबे क्या हैं, क्या एक प्लानिंग की जा रही थी, इसको लेकर जो एटीएस है लगातार पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लेकर रही है, उनकी गिरफ्तारी कर रही है और लगातार उनसे कुछ ना कुछ इनपुट ऐसा मिलता जा रहा है जिसके बाद नए और लोगों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तक की अगर ताजा अपडेट की बात करूं तो देखिए, सबसे ज्यादा जो पीएफआई के सदस्य हैं वो गाजियाबाद में 11 पकड़े गए, कुछ और लोगों के पकड़े जाने की बात सामने आ रही है। शामली से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 2 लोगों को मेरठ से हिरासत में लिया गया है। अभी पता लगा है कि मुजफ्फरनगर से भी 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात आ रही है। बुलंदशहर से एक पीएफआई के सदस्य को हिरासत में लिया गया है। तो आखिर ये नेटवर्क कर क्या रहा था, क्या इनकी मंशा है, क्या इनकी प्लानिंग थी? इस प्लानिंग का पर्दा हो सकता है कि जल्दी कहीं ना कहीं एटीएस जो बड़ा खुलासा है वो इस पे कर सकती है। लेकिन अभी कई और लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी बात आ रही है कि कुछ और लोगों के बारे में भी जो एटीएस उनको इनपुट मिले हैं। शनिवार की बात कर लेता हूं। शनिवार को जो पीएफआई के 4 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, उनमें एक शादाब था, एक साजिद था और एक इस्लाम था, एक और सदस्य था। इन चारों की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद एटीएस को तमाम वो बड़े इनपुट मिले थे कि जिनका खुलासा तो नहीं किया गया था, लेकिन इतना जरूर बता दिया गया था। और तब ये बात बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पीएफआई ने अपने पैर जमा रखे हैं, मजबूत जड़ें जमा रखी हैं और एटीएस जल्दी उनको गिरफ्तार कर सकती है। और आज हुआ भी ऐसा ही कि आप ये देखें कि तड़के से करीब 3 या 4 बजे से छापेमारी चल रही है। जहां जहां का इनपुट था वहां टीम पहुंचती है और वहां से उन लोगों को हिरासत में ले लेती है। मेरठ से जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया तो वहां से और कड़ी जुड़ी, तो कड़ियां जुड़ रही है और दायरा बढ़ता चला जा रहा है। गिरफ्तारियां और हिरासत में लेने वाले लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। शक्ति, ये बताइए कि क्या अपडेट है गाजियाबाद से, गाजियाबाद के आसपास के जिलों से? क्या यहां पर भी पूरी तरीके से पीएफआई पैर जमा कर बैठा हुआ है? देखिए, अगर पीएफआई की बात की जाए तो गाजियाबाद का कलछीना गांव इनका एक मेन कहे तो गढ़ बना हुआ था, जहां पर ये पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य थे वो लगातार यहां पर सक्रिय थे और काफ़ी समय से ये सक्रिय थे। यहां की पुलिस को भी पता था कि यहां पर जो पीएफआई के लोग हैं वो काफ़ी तादाद में हैं और ये लगातार यहां पर जो सक्रियता इनकी है लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं गाजियाबाद का ही अगर बात की जाए डासना क्षेत्र, तो डासना क्षेत्र में भी ये धीरे धीरे पैर पसार रहे थे। गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में भी रात में दबिश दी गई, जहां पर जो कि एक अली नबी नाम का जो शख्स था वो फरार हो गया और कलछीना गांव से, यानी कि एक ही गांव से 11 लोग गिरफ्तार हुए। तो काफ़ी बड़ी संख्या अगर गाजियाबाद के उससे देखी जाए तो गाजियाबाद दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ पर जिस तरीके से पीएफआई के जो लोग सक्रिय थे तो उनकी जो सक्रियता को देखते हुए, हालांकि जो एलआईयू हमेशा इन पर निगरानी रखे हुए था, जांच हमेशा इनके प्रति होती रहती थी। लेकिन जो फंडिंग थी, जो ये टेरर फंडिंग, जिस तरीके से फंडिंग की बात निकल कर आई है कि ये खाड़ी देशों से पैसा लिया करते थे और पैसा लेने के बाद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उस पैसे को भेजना और किस तरीके से वहां पर इस्तेमाल करना है, या अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो वो आंदोलन अगर सरकार विरोधी है तो उस आंदोलन में किस तरीके से इन्हें एक अहम रोल निभाना है। तो उस तरह की जो सक्रियता थी वो इन लोगों की काफ़ी थी। फिलहाल गाजियाबाद के मोदी नगर थाने में इन्हें रखा हुआ है और आईबी और एटीएस
के जो लोग हैं वो वहां पर इस समय इनके साथ पूछताछ कर रहे हैं और एक एक बिंदुओं पे, क्योंकि रात्रि में जो ऑपरेशन होते हैं एनआईए के हों, एटीएस के हों या कहें तो एसटीएफ के हों, तो देर रात्रि में ये ऑपरेशन होते हैं ताकि देर रात्रि में ये जो लोग हैं जहां भी दबिश होती है ये अपने घरों में सोते हुए मिले। हुआ वही, रात्रि में 3 से 3:30 बजे का समय था। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र का कलछीना गांव था, जहां पर एक साथ 11 लोगों को हिरासत में लिया, डिटेन किया और डिटेन करने के बाद अब इनसे पूछताछ कहीं ना कहीं की जा रही है। इससे पहले जो छापेमारी हुई थी वहां से भी एक सदस्य को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कई कड़ियां सामने निकल कर आई हैं। हालांकि अभी कुछ जल्दबाजी होगी, कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कड़ियां तो जुड़ रही हैं। और लखनऊ का रुख कर लेते हैं, विवेक भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। विवेक, जिस तरीके से पूरा ये छापेमारी का दौर चल रहा है देश भर में, उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़ी चिंता की बात है ये कि यहाँ पर इस तरीके से इस संगठन की जड़ें मजबूत नजर आ रही हैं। हालांकि उखाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन चिंताएं तो हैं। बिल्कुल अवधेश, ये चिंता करने की बात ही है। पीएफआई जैसे संगठन जिनको बैन कर देना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई और अब ये संगठन सर उठाता जा रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में लगातार संलिप्त है और टेरर फंडिंग के तमाम साक्ष्य मिल गए हैं। जो कैंप लगाते हैं उसके तमाम साक्ष्य मिल गए हैं, रेडिकलाइजेशन के तमाम साक्ष्य मिल गए हैं। तो अब किसी साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए तैयार है कि पीएफआई पर बैन लगाने के लिए जो केंद्र सरकार को एक सिफारिश भेजी जाती है उसके लिए तैयार है। बहुत जल्दी ये कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस दौरान हम आपको बता दें कि 26 जनपदों में आज रेड पड़ी है। सुबह 3 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के, देश भर की बात अलग है, दिल्ली में कई जगह पड़ी है, साउथ के जो प्रदेश हैं वहाँ पर पड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 26 जगहों पर रेड पड़ी है और 57 लोग अभी तक हिरासत में लिए गए। उसमें से 7 लोग यहाँ लखनऊ से हिरासत में लिए गए हैं। 6 लोग जिस गांव से हैं वो है बीकेटी का अचरा मऊ गांव, जहां पर हम खड़े हैं। ज़्यादा आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जहां से अगर यहाँ से हिले, जहां भी एक कदम आगे बढ़ाया है तो नेटवर्क गड़बड़ हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से नेटवर्क मिला है। आपको सामने गली दिखा देते हैं। इसी गली में अंदर ग्राम प्रधान अरशद का मकान है। अरशद के मकान पर पुलिस और एटीएस की टीमें, एसटीएफ की टीमें रात को पहुंची थी करीब 3 बजे, 3:30 बजे। और ये तो गांव वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि 100 लोग आए थे और भरपूर इंतजाम से आए थे। अपने साथ सीढ़ी भी लाए थे, अपने साथ दरवाजे तोड़ने के लिए, जो लॉक तोड़ने के लिए लोहे के उपकरण होते हैं वो सब भी लाए थे। और अभी उसकी माँ से, अरशद की माँ से हमने बात की, तैबुन निशा ने बताया कि हाँ लोग आए थे और उन्होंने दरवाजे तोड़े और लॉकर तोड़े, सारे सामान निकाले, दस्तावेज निकाले। और उन्होंने ये भी स्वीकार किया अवधेश कि अरशद पीएफआई से जुड़ा रहा था। उन्होंने कहा कि अरशद पीएफआई से जुड़ा था, लेकिन 2 साल से, जब से वो ग्राम प्रधान बना है, तब से उसने गांव वालों की सेवा करने के लिए, तैबुन निशा का कहना है कि सेवा करने के लिए, लोगों से बातचीत और मेलजोल बनाए रखने के लिए उसने पीएफआई को अपना इस्तीफा भेज दिया और कहा कि अब हम संगठन के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन इसी गांव से एक शिक्षक को भी, अब्दुल मजीद को हिरासत में लेके गई है, सलमान को हिरासत में लेके गई है, रेहान को, मतलब इतने लोग हैं यहाँ पर आसपास। इसी गली में आगे, जिस गली में अरशद का मकान है, अरशद के भाई फैज़ान को लेकर गई है और एक और भाई हैं उनको भी लेकर गई है। यानी 7 लोग यहाँ से लेकर गए हैं और एक व्यक्ति इटौंजा के गांव से, इटौंजा का एक गांव है, वहाँ से पकड़ा गया है। सभी हिरासत में। अभी हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते क्योंकि गिरफ्तारी एक टेक्निकल वर्ड है, लिखा पढ़ी हो जाती है तब गिरफ्तारी कहा जाएगा। लेकिन हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। पीएफआई से अन्य संगठनों के संबंधों को खंगाला जा रहा है क्योंकि फंडिंग की बात है। पीएफआई को जिस तरह से फंडिंग हुई है उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये पैसा कहाँ से आया था और कहाँ जाना था, किन मदों में, किन ज़रूरतों में इस्तेमाल होना था। कहीं देश विरोधी गतिविधियों में ये पैसा तो नहीं लगना था। इसकी भी एटीएस और एसटीएफ छानबीन कर रही है। एनआईए की टीम को यही इनपुट्स मिले थे, जो ईडी की टीम है उसको भी यही इनपुट्स मिले थे कि फंडिंग जो विदेशों से हो रही है, ज़्यादातर खाड़ी देशों से हो रही है, उसका इस्तेमाल गलत उसमें लगना था। जो कानून व्यवस्था है, जो शांति व्यवस्था है, उसको प्रभावित करने में बिल्कुल। और ये तमाम चीजें जांच का विषय भी हैं और चिंता का विषय भी है। सवाल यही है आज पीएफआई को लेकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, इसको लेकर अविनाश, जिस तरीके से पूरे देश का आंकड़ा सामने आ रहा है, क्या दिल्ली से भी वही इनपुट मिल रहे हैं जो लखनऊ से है कि अब इस संगठन पर बैन लगाने पर जल्द फैसला हो सकता है? क्योंकि जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां रहे हैं, दंगे फसाद रहे हैं या तमाम गंभीर घटनाएं रही हैं, पीएफआई का नाम आता ही आता है।
जी बिल्कुल उदेश, अगर बात करें तो गृह मंत्रालय इसीलिए कार्यवाही कर रहा है कि ताकि उसके पास पुख्ता आधार हो पीएफआई पर बैन लगाने को लेकर के। और जब आज इसी सवाल को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से पूछा भी गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनआईए की जो कार्यवाही चल रही है, साक्ष्य आने दीजिए, साक्ष्य आने के बाद ही कोई निर्णय होगा। और गृह मंत्रालय भी इसीलिए तमाम तरीके से साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहा है कि जिससे कि आगे चलकर पीएफआई अगर कोर्ट का रुख करता है, चाहे वो किसी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का रुख अगर करता है कि उसके खिलाफ जो बैन है वो पूरी तरीके से गलत है, तो गृह मंत्रालय के पास पूरे आधार हो जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात को प्रमाणित कर सके कि पीएफआई देश विरोधी काम करता है और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। इसीलिए एनआईए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। एनआईए पूरे इनपुट खंगाल रही है, पूरे इनपुट जुटा रही है कि पूरा पुख्ता प्रमाण हो जाए कि जिस तरीके से पीएफआई काम करती है वो पूरी तरीके से देश विरोधी है और देश को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश है। उसी के रिपोर्ट के आधार पर आगे गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर पीएफआई को बैन करने का निर्णय लेगा, क्योंकि तमाम सारे जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे पहले इंडियन मुजाहिदीन था वो लगातार इसी तरीके से काम करता, तो फिर बाद में वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हुआ, फिर इंडियन मुजाहिदीन को बैन किया गया तो सिमी बनकर आया, सिमी भी इसी तरीके से पहले काम की शुरुआत किया, बाद में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया और सिमी के बैन होने के बाद पीएफआई 3-4 संगठनों को मिला करके दक्षिण के बनाया गया था, जिसके बाद ये भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं गलत कार्रवाई करने में संलिप्त हो गया। तो लिहाजा गृह मंत्रालय वही सारे इनपुट्स खंगाल रहा है और जैसे ही ठोस इनपुट्स मिलेगा उसके बाद जाहिर तौर से बात है कि पीएफआई को बैन करने की ओर गृह मंत्रालय आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सनुज, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चली है और क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं और जिस व्यक्ति के बारे में पता चला कि 3 महीने पहले इस्तीफा दे चुका था वो, तो उसके बारे में परिजनों का क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए, जो शख्स पकड़ा गया है बुलंदशहर का अब्दुल अंसारी, उसके बारे में ये बात निकलकर सामने आई है कि वो पीएफआई से जुड़ा हुआ था, लेकिन 3 महीने पहले पीएफआई से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस्तीफा देने भर से काम नहीं खत्म हो जाता है, यानी किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, कौन कौन लोग शामिल थे, कहाँ कहाँ वो गया था, किन किन लोगों से मुलाकात हुई थी, क्या कहीं से कोई फंडिंग तो नहीं हुई थी, ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो उससे पूछे गए हैं और उसको एटीएस अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है, उसको हिरासत में ले लिया है। तमाम बड़े जो बिंदु हैं उन पर गहनता से जांच की जा रही है और कई बड़े इनपुट भी मिले हैं। देखिए, मेरठ में जो 4 पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद जो लगातार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक पीएफआई का जो नेटवर्क कहीं ना कहीं एटीएस के हत्थे चढ़ गया है, उसमें यह बात भी निकलकर सामने आई है कि इनमें से कई लोग केरल गए थे और केरल में जाके हथियारों की ट्रेनिंग ली थी, वहां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली थी। तो हथियारों की ट्रेनिंग लेना, उसके बाद मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना और उसके बाद यहां पर लौट के आ जाना और लौट के आने के बाद और लोगों को पीएफआई से जोड़ना, तो कहीं ना कहीं देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक चिंता की बात यह है कि पीएफआई आखिर क्यों अपनी इतनी जड़ें मजबूत कर रहा था। दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर पीएफआई की मंशा क्या है, क्यों पश्चिम उत्तर प्रदेश से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश इन लोगों के लिए क्यों सुरक्षित है। तीसरी बात यह है कि जो अगर मैं मेरठ की बात कर लेता हूं तो मेरठ में जो 2 पीएफआई के सदस्य हिरासत में लिए गए हैं, एक सरूरपुर इलाके से और एक लिसाड़ी गेट इलाके से, और दोनों ऐसी जगह रह रहे थे कि जहां पब्लिक का ज्यादा मूवमेंट नहीं है। तीसरी चीज आप ये देखिए कि मेरठ में जो इलाका पड़ता है जागृति विहार का, जहां एक खाली पड़े फ्लैट से भड़काऊ भाषण के कुछ पोस्टर मिले हैं, कुछ वहां से और तमाम ऐसी देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनके जो पोस्टर मिले हैं, तो वो भी ऐसा सुनसान इलाका है। और अगर हम सहारनपुर की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, शामली की बात कर लें, वहां से भी जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है पीएफआई के सदस्यों को, वो भी ऐसी जगह से हैं कि जहां पर मूवमेंट ज्यादा नहीं है। यानी ये लोग इस बात को समझते थे कि कहीं अगर ज्यादा मूवमेंट रहेगा, पुलिस का ज्यादा मूवमेंट रहेगा, तो शायद नजर में आ सकते हैं। बिल्कुल, और क्या यही वजह थी शक्ति की एक गांव को ठिकाना बनाया गया था, क्योंकि गांव में तो ऐसे भी कोई जाने की जहमत नहीं उठाता है। बिल्कुल, ये गांव जो है भोजपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी कि ये अब बना है और वहां पहुंचना अब बहुत आसान हो गया है। अब से पहले वहां पर पहुंचना काफी मुश्किल था, ऐसा देखा जाता था, क्योंकि जो रास्ते थे वो बहुत खराब थे और एक गांव की संलिप्तता, यानी कि उसके ज्यादातर जो लोग हैं वो पीएफआई के मेंबर हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक गांव को ठिकाना बनाया गया और ठीक दिल्ली के पास, यानी कि दिल्ली के पास एनसीआर का जो क्षेत्र है उसमें गाजियाबाद को अगर माना जाए तो गाजियाबाद एक बहुत दिल्ली का एक पार्ट है, छूता हुआ पार्ट है, यहाँ से आगे की तरफ अगर आप जाएंगे तो मेरठ से मुजफ्फरनगर से जाएंगे, शामली जाएंगे, सहारनपुर तक। वहीं अगर बात करेंगे हम बुलंदशहर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने अपने जो पैर पसारने शुरू किए, वो दिल्ली के आसपास को इन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया। क्योंकि दिल्ली में जितनी भी शाहीन बाग की अगर बात कर ले तो शाहीन बाग में भी निकल कर आया था कि पीएफआई ने वहां पर फंडिंग की, और क्योंकि वो सीए का एक आंदोलन नहीं था, वो एक
देश विरोधी आंदोलन था, ऐसा माना गया था। क्योंकि उसमें जब पीएफआई के जो लोग थे वो लोग शामिल हो गए तो ये माना गया कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल तमाम चीजें थी। और आखिरी रिएक्शन विवेक चाहेंगे आपसे, वक्त बहुत कम है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है तो क्या जल्द इस पर फैसले की स्थिति आएगी? जो बात आपने कही कि यूपी सरकार जल्दी प्रस्ताव भेज सकती है कि इसे बैन किया जाए। बिल्कुल अवधेश, बहुत दिनों से यानी बहुत सालों से अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत सालों से विचार चल रहा है कि पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए। हालांकि इसके विरोध में तमाम संगठन भी आते हैं और पीएफआई के जो संगठन है, चाहे वो सीएफआई हो, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो उनका स्टूडेंट विंग है, या एसडीएफआई हो जो सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो सब विरोध में आते हैं। और इनकी बड़ी लीगल की टीम भी है, वो भी विरोध करती है। लेकिन हाथरस कांड के बाद सिद्दीक कप्पन और उनके 3 साथी गिरफ्तार किए गए। इसके बाद अभी एटीएस ने, एसटीएफ ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। देश भर में छापेमारी चल रही है। अब जो मंत्री भी कहने लगे हैं, डिप्टी सीएम ने भी कह दिया है कि पीएफआई ऐसा संगठन है जो आतंकी गतिविधियों को संचालित करने की दिशा में काम कर रहा है, यानी आगे ऐसा कर सकता है। अगर कि आगे बड़ा एक्शन हो सकता है, वो फाइनल एक्शन हो सकता है जिसकी दरकार महसूस की जा रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, लगातार छापेमारी चल रही है, बहुत लोगों को हिरासत में लिया गया और माना जा रहा है कि अब पीएफआई पर फाइनल एक्शन का वक्त आ गया है उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।